हम्म। चलिए, तो अपन ने लास्ट में क्वेश्चन देखे घर जाने के बाद, एनालिसिस किया। तो ठीक है, आज अपन कुछ क्वेश्चंस के आंसर राइटिंग भी करेंगे। लास्ट टाइम अपन ने कहाँ तक किया था खत्म? इंडोर मैनेजमेंट हुआ था अपना, उसका एक्सेप्शन हुआ था। अब आज बात करेंगे कि सर अगर एग्जाम्पल आपके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, तो अगर क्या ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एमओए क्या कंपनीज एक्ट को ओवरराइड कर सकते हैं क्या, मतलब कंपनी के एक्ट के आगे जा सकते हैं क्या? तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा तो रखना, अगर आपका एमओए फॉर एग्जाम्पल बता दो, जैसे कंपनीज एक्ट में लिखा है कि प्राइवेट कंपनी के लिए मिनिमम कितने लोग चाहिए, दो। बट अगर इन केस आपने क्या किया, एमओए में ऐसा चेंज किया जिसमें बताया कि प्राइवेट कंपनी के लिए कम से कम आपको दो चाहिए, सॉरी तीन चाहिए, या तो आपने ऐसा कर दिया कि प्राइवेट कंपनी का मैक्सिमम मेंबर कितना है, 200, आपने एमओए में डाल दिया 220 बीइंग एन प्राइवेट कंपनी। तो इसका मतलब यू आर डूइंग एनी अल्टरेशन इन द एमओए विच ओवरराइड द एक्ट, कंपनीज एक्ट। सो इन दिस केस ये सब वॉइड माना जाता है, मतलब सबसे ऊपर कंपनीज एक्ट है। So your article of association MOA cannot override the act। तो ये बेसिकली आज का अपना सेशन नंबर 4 है। इसके पहले मैंने 3 सेशंस अपलोड कर दिए, ये 4 है, फास्ट ट्रैक बैच का एग्जाम ओरिएंटेड बैच है। 100% सिलेबस करो प्लीज, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होने वाला है। तो देखिए क्या लिखा है यहाँ पे सिंपल फॉर्म में इस चार्ट बुक में, कि अगर फॉर एग्जाम्पल ये कहता है कि आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, या तो ये कहता है आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, या ऐसा कोई एग्रीमेंट है, ऐसा कोई रेजोल्यूशन है, बोर्ड रेजोल्यूशन या जनरल मीटिंग में कोई रेजोल्यूशन पास किया है, तो याद रखना अगर ये कॉन्फ्लिक्ट है प्रोविजन ऑफ द एक्ट, मतलब कंपनीज एक्ट, तो इन्हें क्या माना जाएगा, वॉइड माना जाएगा। बट कभी कभी ऐसा हो सकता है कि अगर आपके एक्ट में ऐसा मेंशन किया है कि सब्जेक्ट टू एओए, अब सब्जेक्ट टू एओए का मतलब क्या आता है कि कंपनीज एक्ट इज गिविंग अ पावर टू एओए। तो कहीं अगर अपन ऐसे लिखते हैं ना सब्जेक्ट टू, तो इसका मतलब उसकी पावर कम होती है, एंड जिसकी सब्जेक्ट टू आगे इसका नाम होगा उसको ज्यादा पावर मिलती है। जैसे अभी यहां पर लिखा है सेक्शन 47 इज एप्लीकेबल टू प्राइवेट कंपनी सब्जेक्ट टू एओए। तो अभी कंपनीज एट एन एओए, इसमें कौन ज्यादा प्रिवेल होगा, तो एओए होगा, क्योंकि उन्होंने पावर दी, क्योंकि यहां पे मेंशन किया है। तो किसी भी एक्ट में अगर ऐसा स्पेसिफिक मेंशन होगा तो वो क्या किया जाता है, ओवरराइड किया जाता है वहां पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। सर मेमोरेंडम एंड आर्टिकल का इफेक्ट क्या होता है, तो ये क्या कहता है कि अगर एक बार आपने एमओयू रजिस्टर कर दिया, इट विल बी बाइंडिंग ऑन मेंबर्स के लिए बाइंडिंग होता है, कंपनी के लिए बाइंडिंग होता है, प्लस मेंबर्स टू मेंबर्स के लिए भी बाइंडिंग होता है। एंड नो आर्टिकल कैन कॉन्स्टिट्यूट अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द कंपनी एंड थर्ड पर्सन, क्योंकि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन किसके लिए होता है, इंटरनल मेंबर्स के लिए होता है। तो ये थर्ड पार्टी के लिए बाइंडिंग नहीं होता, इट इज इंटरनल। क्योंकि डॉक्ट्रिन ऑफ इंटर मैनेजमेंट क्या कहता है कि इफ यू आर चेंजिंग द एवे, तो वो इंटरनल चेंज हो रहा है, तो यू शुड इन्फॉर्म टू द आउटसाइडर। तो ये दैट इज द रीजन कि एओए इज नॉट बाइंडिंग ऑन द थर्ड पार्टी। ठीक है, अब अपन नए टॉपिक पे आने वाले जो शायद एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, उसे कहेंगे अल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। देखिए, अब अपने को पता है जब भी अल्टरेशन करना है तो अपन अभी आरओसी के पास नहीं जाएंगे, क्योंकि अल्टरेशन ऑफ एओए आरओसी के बाद जाता है, एंड अल्टरेशन ऑफ एमओए एंड कन्वर्जन आरडी के बाद जाता है। तो अभी यहां पे क्लियर कट बताया कि अगर आपको मेमोरेंडम में चेंज करना है तो सबसे पहले फर्स्ट स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, फर्स्ट मेथड। देन आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का भी परमिशन चाहिए इन केस ऑफ चेंज द नेम ऑफ द कंपनी। इसके साथ कौन सा फॉर्म जाता है, NC-24 फॉर्म जाता है। अगर आपको फॉर एग्जाम्पल नो सच अप्रूवल एडिशन और डिलीशन ऑफ द वर्ड प्राइवेट, मतलब एडिशन और डिलीशन ऑफ वर्ड प्राइवेट, या तो पब्लिक कंपनी टू प्राइवेट कंपनी होने वाली है तो प्राइवेट ऐड होगा, या तो प्राइवेट डिलीट कब होगा, पब्लिक में कन्वर्ट। तो इन दो केसेस में आपको बोलता है कि अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। तो सर जरूरत कब पड़ती है, जरूरत कब पड़ेगी, हाँ। तो इसका क्लियर मतलब बता दो मैं आपको। अब इसका क्लियर मतलब क्या होता है, इंडिकेशन क्या होता है कि सर ये क्या है कि अगर फॉर एग्जाम्पल आप समझिए आपके एमओए में 6 क्लॉज है टोटल, ठीक है, मेरे एमओए में कितने क्लॉज है टोटल, 6 क्लॉज है। तो आप समझिए एक क्लॉज कौन सा होता है, नेम क्लॉज। अब नेम के लिए तो सीधा सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर है,
दूसरा अपना कौन सा होता है, ऑब्जेक्ट क्लॉज होता है। देन तीसरा आपका कौन सा होता है, कैपिटल क्लॉज होता है। देन फोर्थ आपका कौन सा होता है, लायबिलिटी क्लॉज होता है। देन आपका कौन सा होता है, रजिस्टर ऑफिस क्लॉज होता है। देन आपका कौन सा होता है, सब्सक्राइबर क्लॉज होता है। अब सिंपल सी यहां पे कि ये सभी के सभी कंटेंट किसके अंडर आते हैं। अब ये क्या कहता है, अगर आपको एमओए को चेंज करना है तो इन केस ऑफ नेम तो आप किसके पास जाओगे, अब सेंट्रल गवर्नमेंट। अब नेम में क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल एडिशन होगा। एडिशन मतलब क्या होगा, एक तो प्राइवेट को ऐड कर दोगे या तो प्राइवेट को निकाल दोगे। इसका मतलब ये कह रहा है कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपकी कंपनी प्राइवेट टू पब्लिक कंपनी बनना चाहती है या वाइस वर्सा, तो उस केस में आपको परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट सर फिर परमिशन कब पड़ेगी, तो मुझे एक बात बताइए, अपन ने पढ़ा था अगर आपको कंपनी सेक्शन 8 कंपनी में कन्वर्ट करना है तो अपन ने उसका प्रोसेस पढ़ा था कि आइंस की 18 फॉर्म फाइल करना पड़ता है, 19 एडवर्टाइजमेंट देना पड़ता है न्यूज़पेपर में, तो वो प्रोसेस आएगा। बट अगर सिर्फ नाम चेंज करना है, नाम में भी क्या करना है, सिर्फ एडिशन एंड डिलीशन करना है प्राइवेट, तो उस केस में आपको परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी नाम का होगा 5 मैटर बचे, इसमें सबसे मेन मैटर क्या जिसमें चेंज होता है पता है, वो होता है ऑब्जेक्ट। तो इसमें अगर चेंज करना है, कैपिटल में चेंज करना है, लायबिलिटी चेंज करना है, रजिस्टर ऑफिस चेंज करना है, तो आपको ये प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। तो सिंपल क्या प्रोसेस होता है, अगर आपको ये सब कुछ चेंज करना है, ये बाकी के मैटर, तो ये क्या कहता है, हमारी सिंपल प्रोसेस है सर। हमको सबसे पहले फर्स्ट बोर्ड मीटिंग करना पड़ेगा, फिर बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। बोर्ड मीटिंग बोर्ड रेजोल्यूशन, जैसे मेरा बोर्ड मीटिंग बोर्ड रेजोल्यूशन हो गया, फिर सेकेंड स्टेप क्या कहता है, ये जनरल मीटिंग स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। फिर तीसरा स्टेप ये कहता है सर, तीसरा स्टेप क्या है, फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, क्या, हाँ, बट उसके आपको कौन सा फॉर्म जाना जाएगा, आपका आईएनसी, हाँ, मेरा आईएनसी 24 फॉर्म जाएगा प्लस फीस के साथ जाएगा। तो ये आपको आईएनसी 24 फाइल करना पड़ेगा एप्लीकेशन, ठीक है। अब उसके साथ साथ आपको क्या करना पड़ेगा, नॉट फाइल्ड एनुअल रिटर्न्स या फाइनेंशियल स्टेटमेंट ड्यू फॉर फाइलिंग विद द रजिस्ट्रार और विच हैज फेल्स टू पे और रीपे मैच्योर डिपॉजिट और डिबेंचर इंटरेस्ट। अब इसका मतलब बता दो, अगर फॉर एग्जांपल ये कहता है कि सर अगर हमारी कंपनी ने डिफॉल्ट किया, किसमें डिफॉल्ट किया है, ये कहता है अगर आपने पेमेंट नहीं किया। सर हमने पेमेंट किसका नहीं किया, या तो हमने डिपॉजिट का पेमेंट नहीं किया होगा, या फॉर एग्जाम्पल उसके ऊपर जो इंटरेस्ट देना पड़ता है उसका पेमेंट नहीं दिया होगा, या तो लोन का पेमेंट नहीं किया होगा, या तो इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं दिया होगा। तो भाई साहब इसका मतलब ये कहता है कि आपको फिर ये अल्टरेशन ऑफ एमओए नहीं होगा, फिर आपका चेंजेस नहीं होगा, आपकी एमओए में चेंजेस नहीं होगा। पहले आप पेमेंट कीजिए देन उसको अलाउड होगा, ठीक है। देन आपको क्या जाएगा, जैसे आपका ये चेंजेस हो जाएगा देन आपको एक नया फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इश्यू होगा, किसमें, आईएनसी 25 में। तो बहुत सिंपल प्रोसेस है कि अगर सर कोई मुझे पूछेगा कि मुझे अल्टरेशन करना है एमओए में, तो बोर्ड मीटिंग बोर्ड रेजोल्यूशन जनरल मीटिंग स्पेशल रेजोल्यूशन देन आईएनसी 24 एप्लीकेशन फाइल करना पड़ेगा रीजनल डायरेक्टर के साथ विद फीस एंड रेजोल्यूशन। देन अगर कोई डिफॉल्ट किया पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट डिपॉजिट लोन्स डिबेंचर्स, तो आपको परमिशन नहीं मिलेगा। बट जैसे आपने ये डॉक्यूमेंट्स फाइल किया उससे आपको एक नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू करेगा आईएनसी 25 में, तो आपका एमओए चेंज हो चुका है, अल्टरेशन हो चुका है। देन अगर फॉर एग्जाम्पल याद रखना, अगर लगता है इनको ऐसा लगता है कि आपका नेम सिमिलर है, मतलब अगर आपने फॉर एग्जाम्पल नेम चेंज करने की कोशिश की बट गवर्नमेंट का ऐसा ओपिनियन है कि गवर्नमेंट को ऐसा लगता है, क्या लगता है गवर्नमेंट को कि ओपिनियन दैट नेम ऑफ द कंपनी इज आइडेंटिकल, और इनको लगता है आइडेंटिकल और सिमिलर है, सेम टू सेम है टू एनी नेम जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है, डायरेक्ट द कंपनी टू चेंज नेम विद इन अ पीरियड ऑफ 3 मंथ बाय पासिंग अ ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। मतलब जैसे अपन ने लास्ट टाइम पढ़ा, आपको पता होगा ऐसी एक A.B.C था एंड ABC कंपनी था, ये बोथ आर सेम आइडेंटिकल सिमिलर। सो इन दिस केस सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा, ऐसे कंपनी को बोलेगा कि आप नाम चेंज कर दीजिए 3 महीने के अंदर बाय पासिंग ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन।
तो एप्लीकेशन बाय प्रोप्राइटर और रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क विद इन 3 years ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अब इसका मतलब क्या है कि अगर फॉर एग्जाम्पल सुनिए, अगर मेरे नाम पे ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है एबीसी नाम का, एंड किसी ने कंपनी बनाई एबीसी की, तो मेरे पास 3 साल का टाइम लिमिट है। आई हैव टू फाइल केस विद इन 3 years। अगर 3 साल के अंदर केस नहीं फाइल कर पाया तो इट डीम टू बी एक्सेप्टेड माना जाएगा कि मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि ये नाम उनको है। मतलब अगर देखिए, अगर मेरा नाम कोई दूसरा यूज कर रहा है तो मैंने ऑब्जेक्शन करना चाहिए। अगर मैं ऑब्जेक्शन नहीं कर रहा हूँ मतलब मैं परमिशन दे रहा हूँ, तो 3 साल का टाइम लिमिट है आपको ऑब्जेक्शन लेने के लिए। 3 साल के अंदर नहीं लिया तो आप परमिशन या ऑब्जेक्शन नहीं ले सकते। तो क्या करना पड़ेगा, नोटिस ऑफ चेंज देना पड़ेगा रजिस्ट्रार को अलॉन्ग विद द ऑर्डर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट विद इन अ पीरियड ऑफ 15 days फ्रॉम द सच चेंज। मतलब जैसे आपको सेंट्रल गवर्नमेंट ने बता दिया 3 महीने के अंदर चेंज कर दीजिए, तो जैसे आपने चेंज कर दिया तो सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्डर एंड जो नाम चेंज किया उसका कॉपी आपको आरओसी के साथ फाइल करना पड़ेगा 15 दिन के अंदर। देन आपको फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू किया जाएगा। अब मैं आपको एक सिंपल चीज बताऊं सर, अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछते हैं, अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया नेम चेंज, और आ भी चुका है, मैं आपको बता दूं एक क्वेश्चन है जो अपने को सॉल्व करना है, बट उसके पहले अपने पास पॉइंट्स रेडी होने पर चाहिए। अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया नेम चेंज करना है, तो सबसे पहले फर्स्ट किसके पास पावर है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का ओपिनियन ऐसा है कि आपका नाम जो है वो क्या है, वो सिमिलर है या आइडेंटिकल है। तो उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट आपको बोलेगा 3 महीने के अंदर आप क्या कर दीजिए, नाम को चेंज कर दीजिए। सर 3 महीने के अंदर नाम चेंज करना है तो जनरल मीटिंग में क्या पास करना पड़ेगा, ऑर्डिनल रेजोल्यूशन। देन 15 दिन के अंदर विद इन 15 days के अंदर आपको आरओसी को एक एप्लीकेशन देना पड़ेगा। इस एप्लीकेशन में क्या क्या जाएगा, प्लस इसके साथ सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्डर भी फाइल करना पड़ेगा। फिर जाके आपको ये अगेन INC 25 में नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू करेगा। इसका एक क्वेश्चन भी आया, अपन सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन था। सीजीचा ऑर्डर आहे सेंट्रल हम्म, तो आरओसीला फाईल करायचा। हाँ, कारण कि क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट जब ऑर्डर पास करता है वो आपको पता है, आरओसी को नहीं पता ना। तो जब आपके पास वो ऑर्डर आ जाएगा कि नेम चेंज करने का, तो आरओसी क्या बोलेगा, क्यों नेम चेंज कर रहे हो, तो प्रूफ क्या है, तो बोलने का सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्डर इसके हमने नाम चेंज किया है इसी। अभी इसके ऊपर ना एक क्वेश्चन भी आया एग्जाम में, एडी एडू करके कंपनी है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कब का है, एडू करके कंपनी था, मैंने वो क्वेश्चन देखा है और बहुत अच्छा क्वेश्चन था। एडू नाम की कंपनी है शायद, ईडीयू ईडीयू ऐसा कुछ नाम था उसका। पच्चीस में 26 में आई थिंक, इसमें तो नहीं है जनवरी 26 में, आई थिंक इसमें होगा, क्या बोलते हैं उसको, सितंबर 25 तो नहीं, हाँ सितंबर 25 में होगा शायद, क्योंकि मैंने वो क्वेश्चन देखा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। हाँ, कब का है वो क्वेश्चन, 25 से क्वेश्चन सितंबर का है। क्वेश्चन 3A अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 है क्या, नहीं ये तो फैबुलस वाला है, बट ये भी क्या क्वेश्चन है, नहीं ये तो नहीं है, सितंबर में तो नहीं है और जनवरी में नहीं है, आई थिंक मई में हो सकता है, 25 में।
3A ना, क्योंकि हमने सॉल्व किया था वो। 3A तो नहीं है, 25 में भी नहीं है। देन कौन सा बचा अभी? आई थिंक सितंबर का बचा, जो दिखाया आपने क्वेश्चन वो सितंबर का हो सकता है, 24 का। नहीं ये भी नहीं है, ये तो स्टार फर्निशिंग वाला है। दिखाइए क्वेश्चन कौन सा है वो, मई 24, क्योंकि मैंने देखा है वो क्वेश्चन, इसीलिए एडी होगा यूएन ऐसा कुछ क्वेश्चन था और जिसमें ये पूछा गया था। जनवरी में भी हो सकता है शायद। हाँ ये वाला बराबर, ये ना। तो ये 5 मार्क का क्वेश्चन है, ये उसमें डाल दीजिए जनवरी 2025 का क्वेश्चन पेपर है। क्या लिखा उसमें? यूएनए इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 जून 2022। Mr. X had already registered a trademark of UNA Infra Projects on 1 April 2018। अब कंपनी कब रजिस्टर हुई वो इंपॉर्टेंट है, 1 जून का हुआ। ये कंपनी इनकॉर्पोरेशन का डेट है, कंपनी इनकॉर्पोरेशन। तो कंपनी इस टाइम पे इनका इनकॉर्पोरेशन हुआ है 1 जून 2022 में, और एक्स ने ऑलरेडी उसके नाम पे अप्लाइड किया है 2018 से। ठीक है, अब मिस्टर एक्स सफरिंग अ प्रोलॉन्ग डिसीज सिंस 1 अप्रैल, अभी उसको कुछ डिसीज है 2021 से, अपने को लेना देना नहीं है। Mr. X recovered from illness on 20th May 2024 and joined his own office on 5th July. He came to know from his staff that a company has been incorporated with the name of UNA Infra Projects Private Limited. He lodged a complaint with the regional director on 10th July 2024, requesting him to order the company to change its name. The regional director examined the application of Mr. X and 11 July issued a direction to UNA firm Infra Projects Private Limited to change its name. Mr. D, director of UNA Infra Projects Private Limited, contended that the above direction of the regional director was bad in law and therefore non-proper on the following grounds: that the name of the company is not too identical or too similar a name of the other company, and that the stipulated time period of 2 years of making any complaint with respect to the name on the above was already over. 2 साल की 3 साल है, टाइम लिमिट कितना है? हाँ नहीं, अभी देखिए क्या होता है जब भी अपन क्वेश्चन पढ़ते हैं ना, मेक श्योर दैट वो एग्जामिनर ने क्या पूछा है वो इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है, यहाँ पे बी में क्या दिया है, बी में क्या इन्फॉर्म किया वहां पे, बी क्या पूछ रहा है? दैट द स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड ऑफ 2 years ऑफ मेकिंग एनी कंप्लेंट विद रिस्पेक्ट टू नेम ऑफ द अबव ग्राउंड वाज ऑलरेडी ओवर। तो जो कंपनी का डायरेक्टर वो क्या है कि 2 साल ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं, अब आप कंप्लेंट नहीं कर सकते। तो क्या सही है इसका ओपिनियन? इसका मतलब कितने साल है? हाँ, तो ये आपने को काउंटर करना है, ऐसा आंसर लिखना है आपने को। नीचे क्या लिखा है? रेफरिंग टू द एप्लीकेबल प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 डिसाइड वेदर द कंटेंशन ऑफ मिस्टर डी इज टेनेबल मतलब एक्सेप्टेबल। Also advise UNA Infra Projects Private Limited the time period within which the company will be required to change its name in case direction of the regional director was valid। तो अभी ऐसा क्वेश्चन दिया है, 5 मार्क का पूछा है, तो इसका आंसर कैसे लिखने का? अब इसका आंसर पहले लिखने का, पहला क्वेश्चन क्या पूछा है? अब इन्होंने पूछा है कि ये नीचे ग्राउंड दिया है कि दैट द नेम ऑफ द कंपनी इज नॉट टू आइडेंटिकल और विथ और टू नियर रिसेंबल। अब इसका नाम क्या था कंपनी का? यूएनए इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, एंड उसके नाम पे क्या रजिस्टर्ड है? यूएनए इंफ्रा प्रोजेक्ट्स, तो बोथ आर सेम। तो अब इसका आंसर कैसे लिखने का? तो ऐसा आंसर लिखने का, देखिए 5 मार्क का क्वेश्चन देखिए। तो सबसे पहले फर्स्ट अपन लिखेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे अपन? पहला name of the company is mentioned in the MOA as a name clause।
ठीक है, एडिशन और डिलीशन ऑफ वर्ड प्राइवेट is not require any permission, ठीक है। देन अपन आएंगे फैक्ट्स। अब ये केस यू है, इसके नाम ऐसे ही लिखने के फैक्ट्स। अब इसका नाम क्या है, UINA इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, UINA इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड कब इनकॉर्पोरेट हुई, इनकॉर्पोरेटेड 1 जुलाई क्या, 1 जून 2022 ना, ऑन 1 जून 2022, ठीक है। अब ये किसके नाम पर रजिस्टर्ड है, ये एक्स ना, ओके, मिस्टर एक्स registered trademark in 2018. Then facts number 3, फैक्ट नंबर 3 क्या है अभी यहाँ पे, उसने केस कब फाइल किया, 10 जुलाई 2024, और कंप्लेंट किसको फाइल किया है, रीजनल डायरेक्टर को फाइल। तो अभी अपना ये बेसिक वाला पार्ट हुआ है, इंट्रोडक्शन फैक्ट्स, ठीक है। अपन ने इंट्रोडक्शन लिख दिया, फैक्ट्स लिख दिया कि इन द गिवन, फैक्ट ज्यादा नहीं लिखने के, इतने ही लिखने का। देन नेक्स्ट आएगा प्रोविजन, प्रोविजन में क्या लिखोगे, एज पर कंपनीज एक्ट 2013 the name of the company should not be identical or similar. The name of the company should not be identical or similar. Then second, in case if the name is similar, then सेंट्रल गवर्नमेंट बैकएंड में लिखने का रीजनल डायरेक्टर में ऑर्डर टू चेंज द नेम within, yes, within 3 months. Then next point, company should pass ordinary resolution in the general meeting. ठीक है, अभी नेक्स्ट पॉइंट, if the एक मिनट, if the name is registered
if the name is registered as a trademark, then a registered owner can file a case, they can file a suit within 3 years from the date of incorporation. ठीक है, तो आपने ये जस्ट प्रोविजन बता दिया अभी का। अब आपने क्या आएगा, कंक्लूजन नंबर 1। अब 2 कंक्लूजन पूछे उन्होंने, एक कंक्लूजन ए का कि नेम सिमिलर है क्या, तो क्या लिखेंगे, इन द गिवन केस UINA infra projects and UINA infra projects private limited both are same or identical on the basis of our provision of Companies Act 2013। तो आपने आपका ओपिनियन किया ऑन द बेसिस ऑफ अवर प्रोविजन। देखिए, जब भी मैं अपना ओपिनियन फॉर्म करता हूँ प्रोविजन के बेसिस पर होना चाहिए जो कंपनीज एक्ट में लिखा है, तो एग्जामिनर आपके ओपिनियन को डिनाई नहीं कर सकता कि मैंने मेरा ओपिनियन बनाया ऑन द बेसिस ऑफ अबव प्रोविजन, इसमें मैंने मेरा ओपिनियन बनाया। हेलो, यस, हेलो, 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 समझा आपको? ये अपना फर्स्ट ओपिनियन। अब सेकंड ओपिनियन क्या बनेगा अपने इसके बेसिस पे? सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है कि कंपनी का डायरेक्टर ये कह रहा है कि जो टाइम है वो 2 साल का है, तो अपन क्या लिखेंगे उसमें, लिखेंगे इन द गिवन केस डायरेक्टर claim is not tenable मतलब not acceptable, is not tenable because time limit to file an application is 3 years on the basis of above provision of Companies Act 2013। इजी है। कितना पेज का आंसर हुआ है? 1 पेज का ना, तो दैट इज सफिशिएंट। 5 मार्क के इतना सफिशिएंट आंसर है, इससे ज़्यादा नहीं लिखने का, क्योंकि एग्जामिनर इससे 1.5 पेज होगा शायद, 1 पेज, तो एग्जामिनर इतना ही पूछेगा आपको। बहुत सिंपल है, पहले इंट्रोडक्शन लिखने का, किसके बारे में टॉपिक है, देन फैक्ट्स लिखने के एग्जाम में क्या क्या सिचुएशन है, देन लॉ में प्रोविजंस क्या आते हैं कि मैंने ये पढ़ा था कि यहाँ पे प्रोविजन मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि हमारे कंपनीज एक्ट में ऐसा लिखा है कि नाम सिमिलर नहीं होना चाहिए। अगर आपका रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है तो 3 साल के अंदर आप केस फाइल कर सकते हैं पिटीशन, देन उसको 3 महीने के अंदर चेंज करना पड़ेगा। तो ये जनरल मीटिंग में ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके। बट अभी नीचे उनका इशू क्या है पहले केस में कि ये कहता है कि सेम है क्या, तो ये दोनों सेम है, कन्फ्यूजन वाले आइडेंटिकल है। दूसरा क्वेश्चन ने पूछा कि डायरेक्टर ये कहेगा कि 2 साल का टाइम था, तो अपन ने क्या बोला कि 3 साल का टाइम होता है ऑन द बेसिस ऑफ अवर प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट। तो ये आपके आंसर्स फॉर्म हो गए, ठीक है। तो क्या करने का, आंसर्स फॉर्म करते समय ना अपने प्रोविजंस को एक्सप्लेन करने का कंपनी लॉ के, एंड उसके बेसिस पे आंसर बनाने का।
इजी था क्वेश्चन। ऐसा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते हो कभी? किया है? और कोई क्वेश्चन है? सेक्शन 8 कंपनी से सापडला होता. अच्छा ओके. क्या Direct question. क्या? Explain the provisions of Companies Act 2013. Who can get the license to operate as a Section 8 company? टू कैंसिल द लाइसेंस. टू To operate as Section 8 company. License होना. अच्छा ओके. सो दैट इज अ चैरिटेबल पर्पस होना चाहिए. फिर वो प्रॉफिट नहीं होना चाहिए. प्रॉफिट हो तो चैरिटेबल पर्पस के यूज़ करना चाहिए. अगर फॉर एग्जांपल आप टर्म्स एंड कंडीशन को वायलेशन करते हो देन सेंट्रल गवर्नमेंट आपका वाइंड अप कर सकता है. जो सरप्लस होगा वो दूसरे कंपनी को, सेम कंपनी जो सेक्शन होगी ऑब्जेक्ट होगा उसको ट्रांसफर करेगा, या तो अमल कमीशन कर सकता है सेम कंपनी के साथ. सेम अपन ने वो पॉइंट डिस्कस किया ऑलरेडी. कब पूछा था ये? In mock test paper. अच्छा MTB. चलिए, तो ऐसा आंसर लिखेंगे बीच बीच में तो एक कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा आपका कि अपन जो पढ़ रहे हैं वो एग्जाम में आता है कि नहीं आता है. अभी अपने को क्या चेंज करना है? रजिस्टर ऑफिस चेंज करना है. ये एग्जामिनर का बहुत फेवरेट टॉपिक है, रजिस्टर ऑफिस चेंज करना है. आपका चार्ट बुक है ना? हाँ. तो अभी चार्ट बुक पढ़ते हो ना आप? बहुत इजी फॉर्म में बनाया मैंने उसको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि पूरा मॉड्यूल पढ़ने की जरूरत नहीं है. 160 पेजेस से जैसे 2-3 बार भी पढ़ा तो सफिशिएंट है. अभी आपका रजिस्टर ऑफिस एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने आ गया है. तो अभी क्या करने का सर? तो अब सर फर्स्ट, अभी जब देखिए जब मैं सिटी टू सिटी आएगा ना तो कोई दिक्कत नहीं, आरओसी आएगा. बट एक रीजन से दूसरे रीजन में आप शिफ्ट हो गए, एक स्टेट से दूसरे, तो उस केस में रीजनल डायरेक्टर आएगा, आरडी के पास जाएगा मैटर. तो यहाँ पे क्या बोला है, किसके पास जाएगा? आरडी के पास जाएगा. कौन सा फॉर्म जाएगा? INC 23 जाएगा. एमओए का कॉपी जाएगा, प्लस मिनट्स जाएंगे जनरल मीटिंग के, रेजोल्यूशन का कॉपी जाएगा, बोर्ड रेजोल्यूशन का जाएगा, प्लस वकालतनामा. वकालतनामा मतलब क्या है? अभी पावर ऑफ अटर्नी मतलब किसी को तो पावर देनी पड़ेगी. वकालतनामा क्या होता है कि अगर फॉर एग्जांपल मैं ऑफिस शिफ्ट कर रहा हूं सो दैट डजंट अफेक्ट द क्रेडिटर्स लायबिलिटी. मतलब अगर मैं ऑफिस चेंज कर रहा हूं यहां से वहां, तो इसका ये नहीं कि मैं क्रेडिटर्स को मैं पैसा नहीं दूंगा. यू आर चेंजिंग योर ऑफिस, दैट डजंट मीन इट्स एंड द क्रेडिटर्स लायबिलिटी. तो ऐसा वकालतनामा आपको लिख के देना पड़ेगा. और लिस्ट ऑफ क्रेडिटर आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी. डिवेंचर्स होल्डर कितने? Acknowledgement of service of copy of the application annexed to the registrar and chief secretary of the state government of unitary. तो आपको एक कॉपी आरओसी को भी जाएगा, प्लस आरओसी के साथ साथ चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को भी जाएगा. देन नॉट मोर देन 30 days बिफोर द डेट ऑफ फाइलिंग द अबव एप्लीकेशन शेल एडवर्टाइजमेंट INC 26. देखिए 23 में एप्लीकेशन जाएगा, उसके एक वीक पहले 30 days पहले, नॉट मोर देन 30 days मतलब 30 days नहीं, मतलब कम से कम 30 days पहले, उससे ज्यादा नहीं. तो देखिए अगर मैं आज फॉर्म फाइल कर रहा हूं तो आज से 30 दिन काउंट करने का बैक पीछे जाने का, तो उस टाइम आपने एक एडवर्टाइजमेंट देना चाहिए INC 26 में. किसी को ऑब्जेक्शन है तो कितने दिन का अंदर ऑब्जेक्शन दीजिए? 60 दिन के अंदर ऑब्जेक्शन कीजिए. फिर आपको कंसेंट, डिबेंचर्स होल्डर, क्रेडिटर का सबका लेना पड़ेगा. देन जाके आपको ये फाइल करना पड़ेगा सर्टिफिकेट किसके साथ? रजिस्ट्रार के पास. INC 28 विद इन 30 days. अब इसको कैसे लिखना है मैं आपको बताता हूं. अगर मेरा रजिस्टर ऑफिस शिफ्ट होने वाला है वन स्टेट टू अनदर स्टेट, तो इसका क्या कंडीशन है? ये फर्स्ट ये कहता है कि सबसे पहले फर्स्ट सर हमें बोर्ड मीटिंग करना पड़ेगा, देन बोर्ड रेजोल्यूशन करना पड़ेगा, जनरल मीटिंग करके स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा. दूसरा आपको एक एडवर्टाइजमेंट देना करना पड़ेगा INC 26 में. ये इंग्लिश में भी जाता है प्लस ये लोकल लैंग्वेज में भी जाता है. देन तीसरा विद इन 30 days के अंदर INC 23 में आपका एप्लीकेशन जाएगा.
किसके पास? रीजनल डायरेक्टर के पास। देन पॉइंट नंबर 4, एक कॉपी आप आरओसी को भी भेजोगे प्लस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को भी भेजेंगे। अगर इनको कोई ऑब्जेक्शन है तो ये कितने दिन के अंदर रेज कर सकते हैं? 60 डेज के अंदर ये ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं, अगर कोई ऑब्जेक्शन करना है तो। देन पॉइंट नंबर 5, इसमें आपको कंसेंट लेना पड़ेगा। कंसेंट किसका लेना पड़ेगा? क्रेडिटर डिबेंचर्स होल्डर का लेना पड़ेगा, ठीक है। देन पॉइंट नंबर 5, कंसेंट ऑफ ऑल डिबेंचर होल्डर और क्रेडिटर्स। पॉइंट नंबर 6, हाँ मिनिस्ट्री आएगा, बट आगोसी के साथ एक INC 28 भी जाएगा ना। नहीं, आगोसी के साथ एक एप्लीकेशन भी फाइल करना पड़ेगा ना आपको। तो ये सब कुछ क्या करना पड़ेगा आपको? आरओसी के साथ फाइल करना पड़ेगा INC 28, एंड इसमें कॉपीज जाएंगी ऊपर की प्लस मिनट्स भी जाएंगे। देन उसके बाद आपको एक नया सर्टिफिकेट इनकॉर्पोरेशन इशू होगा आरओसी INC 25 में। सिंपल सी बात, देखिए 7 पॉइंट में रेडी है। अगर मेरा रजिस्टर ऑफिस एक स्टेट में दूसरे स्टेट में चेंज होने वाला है तो बोर्ड मीटिंग, बोर्ड रेजोल्यूशन, जनरल मीटिंग, स्पेशल रेजोल्यूशन, एडवर्टाइजमेंट देना पड़ेगा INC 26 में, इंग्लिश प्लस लोकल लैंग्वेज। 30 दिन के अंदर INC 23 एप्लीकेशन विद द रीजनल डायरेक्टर। देन एक कॉपी आरओसी प्लस सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट। देन ऑब्जेक्शन 60 दिन के अंदर रेज करना कोई है तो। देन कंसर्न लेना पड़ेगा ऑल डिवेंचर्स होल्डर्स एंड क्रेडिटर्स। देन आरओसी के साथ आपको INC 28 प्लस कॉपीज प्लस मिनट्स फाइल करना पड़ेगा। देन जाके आरओसी आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू करेगा एंड वो INC 25 में इशू करेगा। तो ये सिंपल पॉइंट्स है ना, एग्जाम में कम से कम ये 5 मार्क का क्वेश्चन आता है कि आपकी एमओ आपके इसको अल्टरेशन करना है, किसको? रजिस्टर ऑफिस को, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है। चल एकाच स्टेट मधून फॉर एक्झाम्पल पुणे टू नागपूर शिफ्ट होती ऑफिस, मग तेव्हा ते आरओसी ला सांगावं लागणार. पुणे टू आरओसी एक सिटी, एक पुणे टू आरओसी, पुणे टू नागपूर ना, एकच स्टेट आहे ना, विदिन अ स्टेट आहे. मग तुला काय करावं लागणार माहिती आहे? फक्त याच्यामध्ये हे रिक्वायरमेंट जाणार कोणती माहिती का? तर रिजनल डायरेक्टरची परमिशन गेली, फक्त आरओसीला ॲप्लिकेशन द्यावं लागेल तिथं की मला परमिशन पाहिजे, मी इकडे शिफ्ट होते, आणि लेटेस्ट आरओसीला पण एक कॉपी द्यावं लागेल की मी तिकडे शिफ्ट होते. मग तू रिजनल डायरेक्टर पेक्षा मॅटर नाही जाणार तो. सेम 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 सगळं सेम, पण इथं ऑर्डिनल रेझोल्युशन पास होईल. वेन जर आपली सिटी सेम असेल, हे बघ कसं असतं, 2 गोष्टी असतात. एक फक्त प्लेस चेंज होते, म्हणजे अगर पुणे टू पुणे ही है बट अगर प्लेस चेंज होगा, आरओसी सेम है तो ऑर्डिनल रेजोल्यूशन. अगर फॉर एग्जाम्पल मेरा आरओसी चेंज होगा है, मतलब पुणे टू लेट्स से संभाजी नगर, देन आरओसी चेंज होगा तो इसका मतलब यू हैव टू पास अ स्पेशल रेजोल्यूशन. स्टेट तो चेंज होगा, सेम स्पेशल रेजोल्यूशन. सिर्फ अगर सेम सिटी है, सेम आरओसी होगा, देन ऑर्डिनल रेजोल्यूशन. सिटी वाइज आरओसी होता है, एक सिटी में एक आरओसी होता है. बट जहाँ पे अगर कंपनी ज्यादा है, जैसे मुंबई में बहुत बड़ी कंपनीज है, तो मुंबई में 2 आरओसी होते हैं. रीजन मतलब मुंबई में कैसा, नई मुंबई का ऐसा आरओसी अलग होता है. अभी जैसे अहिल्यानगर है, यहाँ से 120 किलोमीटर, पुणे से 120 किलोमीटर है, वहाँ पे कंपनी नहीं है, तो वहाँ के लोग पुणे आते हैं, पुणे के आरओसी के पास. तो कुछ 2-3 सिटी को मिलकर एक आरओसी होता है, ये एक सिटी को 2 भी आरओसी हो सकते हैं. तो इनका ऊपर हेड होता है रीजनल डायरेक्टर, बैठा होता है, वो रीजन वाइज होता है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट ईस्ट, तो इसके हिसाब से वो बैठा होता साउथ. तो रीजनल डायरेक्टर के अंडर आरओसी आते हैं, रीजनल डायरेक्टर के ऊपर मिनिस्टर्स आते हैं. तो ऐसा इंडिया का सिस्टम है. कोई क्वेश्चन है रजिस्टर ऑफिस का?
आई थिंक कल का एक क्वेश्चन था ना, कल आपने कौन सा क्वेश्चन देखा था? ओके वो आ गया, ठीक है। तो ये अपना कौन सा होगा, रजिस्टर ऑफिस का चेंज हुआ। अब नेक्स्ट रजिस्टर ऑफिस का कौन सा आता है, अल्टरेशन ऑफ, नहीं आर्टिकल्स, ये होगा ना अपना भी, नहीं 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 नहीं, चेंज ऑफ ऑब्जेक्ट बचा है ना, चेंज ऑफ रजिस्टर ऑफिस हुआ, चेंज ऑफ ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट का मतलब क्या, मैं आपको सिंपल चीज बताता हूं, इसमें बहुत क्रिटिकल नहीं है। अब एक कंपनी फॉर एग्जाम्पल वो बन चुकी है, अब उस कंपनी ने शेयर्स इशू किए, एंड जब आप प्रोस्पेक्टस में जब शेयर्स इशू करते तो पर्पस बताना चाहिए, किस पर्पस के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए या बैंकिंग के लिए, जिस पर्पस के लिए। बट अगर फॉर एग्जाम्पल ऐसे कहते हो कि मुझे ऑब्जेक्ट चेंज करना है, आपने पैसे दे दिए, शेयर्स ने पैसा लगा दिया, आपने बोला कंस्ट्रक्शन की हम करना चाहते हैं, तो अभी आप फॉर एग्जाम्पल कोई गाड़ी का बिजनेस कर रहे हो, तो इसका मतलब आप ऑब्जेक्ट को चेंज कर रहे हो, बट शेयर होल्डर ने पैसा इन्वेस्ट किया था बिकॉज आपने बोला था कंस्ट्रक्शन का बिजनेस करोगे। तो इफ यू आर चेंजिंग योर ऑब्जेक्ट, तो इस केस में यू शुड गिव अपॉर्चुनिटी टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर कि भाई साहब हम चेंज करना चाहते हैं। तो इसमें क्या है, ये क्या कहता है कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपने ऑलरेडी पैसा रेज किया है एंड अभी तक यूटिलाइज नहीं किया था पैसा, तो आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। सेम न्यूज़पेपर में नोटिस देना पड़ेगा आपको, एंड एक न्यूज़पेपर में इंग्लिश प्लस हिंदी जाएगा, प्लस वेबसाइट पे भी उनके अपलोड होगा। तो जो डिसेंडिंग शेयर होल्डर्स है उनको बाहर जाने के लिए ऑप्शन दिया जाएगा, एंड रजिस्टर सर्टिफाइड द रजिस्ट्रेशन विद पीरियड ऑफ 30 days फ्रॉम द पासिंग द स्पेशल रेजोल्यूशन। अब इसका हेडिंग ही क्या है, चेंजेस इन द ऑब्जेक्ट क्लॉज। तो सिंपल सी बात है, अगर किसी को ऑब्जेक्ट चेंज करना है जिसने बेसिस पे पैसा रेज किया है, तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके आपको एक एप्लीकेशन देना पड़ेगा, वो कंसेंट मिल जाता है, फिर आपका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। बट क्या, ऑब्जेक्ट चेंज हो जाएगा, सब ज़्यादा, इसमें ज़्यादा नहीं है कुछ, बट स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। न्यूज़पेपर सेम रहेगा, वेबसाइट भी सेम रहेगा, ठीक है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, कल अपना चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है, कल अपनी चैप्टर खत्म हो गया। आज थोड़ा मुझे जल्दी जाना है आज के दिन से, तो कल परसों तेरसों आप सब लॉक ही का बना अभी चेक लिस्ट है ना, कल परसों आपको ऑनलाइन जम सकता है क्या, मतलब आप ही रहोगे सिर्फ, मतलब यूट्यूब ही रहेगा बट आप अकेले रहोगे, कोई नहीं रहेगा। मतलब क्या होगा, जैसे ऑन बाकी लोग में कैसा होता है यूट्यूब पे कि सब लोग ऑनलाइन अटेंड करते हैं, किसी पे कमेंट, सबका ध्यान नहीं जाता, फिर वैसा नहीं, सिर्फ आपके लिए लिंक बनाया जाएगा, आपके लिए। कोई 2 दिन ना शायद यहाँ पे एक मैराथन बैच होने वाली है, तो इस हिसाब से प्लान करो कि अगर मैं आपका ऑनलाइन लेता हूँ उस टाइम पे तो फिर चलेगा, क्योंकि आप ही होगे उस बैच में, अगर कोई नहीं होगा। इट्स नॉट अ यूट्यूब पब्लिक सेशन, इट्स अ यूट्यूब प्राइवेट सेशन विच इज़ ओनली क्रिएटेड फॉर यू ओनली। तो वैसा करके 2 दिन के लिए, 2-3 दिन के लिए वो मैराथन चाहिए बस उसके लिए, ठीक है। तो वैसा अपन करेंगे, तो मैं आज आपको जल्दी छोड़ रहा हूँ, कल अपने चैप्टर खत्म हो जाएगा सेकेंड वाला, फिर थर्ड पे आ जाएंगे, तो बाय टिल 31 जुलाई खत्म हो जाएगा, तो आपको अगस्त में आप रिवीजन के लिए आपको आराम से हो जाएगा, ठीक है। मुझे नहीं पता। हाँ 2 दिन। और कोई भी डाउट घर पे जाके ना पहले क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, और दूसरे बाकी ग्रुप में जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उसको भी पहले खत्म करने की कोशिश कीजिए।